वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन फॉर द लास्ट ऑफ द सीरीज जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चंस को आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बेसिकली डिस्कस कर रहे थे। इसके दो वीडियोस आपने पहले देख लिए हैं और अब ये इस सीरीज का इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। तो इसको अब हम जरा समझकर करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए, जरा आराम से पढ़ लीजिए और जैसे मैं आपको समझाता आया हूं तरीका इन क्वेश्चंस को करने का यही है। आप पहले एक बार ये कंप्लीट देखिए, पढ़िए, माइंड में डालिए और अगर आपको स्ट्रेट अवे लग रहा है ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा तो जरूर कीजिए। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जिनको टोटल समझ ना आए वो थोड़ा डिस्कशन को सुने और उसके बाद कोशिश करें कि आप इसको थोड़ा सा दोबारा ट्राई करें। और उसके बाद भी अगर आपसे ना निकले तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं एज अ सॉल्यूशन। और अगर आपका मेथड इससे थोड़ा सा फर्क है लेकिन आपका आंसर ठीक आ रहा है तो वो मेथड ठीक है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका मेथड आपको इससे भी आसान लगे, तो ऐसा भी संभव है। तो आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। तो आइए सबसे पहले आपका पहला काम इस क्वेश्चन को रुक कर पढ़ लीजिए। आई बिलीव आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इसमें दो मेन चीजें हैं। पहला है कि एंगल आपको बताना है जो एंटी एयरक्राफ्ट गन बनाए, लेकिन कहां से? एंगल फ्रॉम दी वर्टिकल। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली हम लोग अपने सारे प्रोजेक्टाइल के एंगल्स को हॉरिजॉन्टल से नापते हैं। इस क्वेश्चन में एंगल फ्रॉम दी वर्टिकल मांगा गया है, पहले इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा, पहला पार्ट तो हो गया ये कि उसको किस एंगल पे मारा जाए कि वो प्लेन को हिट कर सके, और दूसरा कि मिनिमम हाइट कितनी हो उस एयरक्राफ्ट की कि वो बच जाए। अब मिनिमम एंगल एंगल निकालने का तरीका यह है कि कोई भी बॉडी जब टच करेगी एयरक्राफ्ट को, बंदूक, आइए पहले जरा इसको डायग्राम से समझ लीजिए। आई रिपीट, जिनको समझ आ गया है वो इसको करें, जिनको नहीं आया वो जरा इस डायग्राम को देखिएगा। हमने सबसे पहले तो आपको पता है हर चीज को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, वो मैंने कर लिया। और उसके बाद ये ग्राउंड है, ये मैंने एक लाइन हाइट पर फेंकी और इस लाइन की हाइट मैंने मान लिया 1.5 किलोमीटर या 1500 मीटर है। और यहां पर एक एयरक्राफ्ट चल रहा है। जिस समय एयरक्राफ्ट ऐसे ही ऊपर है उसी समय सेम इंस्टेंट पर आप थीटा एंगल के ऊपर आप एक एंटी एयरक्राफ्ट गन से आप बुलेट फेंकते हैं, जिसकी की स्पीड, मजल स्पीड माने बुलेट की स्पीड 600 मीटर्स पर सेकेंड है। अब जरा आइए इस क्वेश्चन को हम समझिए। देखिए, बुलेट पहुंचेगी धीरे धीरे जब भी एयरक्राफ्ट तक, तो उस समय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों का बराबर चला हुआ होना चाहिए, क्योंकि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट 0 हैं। वर्टिकली उसी टाइम पे बुलेट को चलना है और वो टी टाइम में 1.5 किलोमीटर की हाइट को क्रॉस करे। ये दो चीजें जरूरी हैं। तो क्योंकि जब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में दो बॉडीज को मिलना है तो उसके एक्स कंपोनेंट को अलग से आप तैयार कीजिएगा और वाई वाले को अलग से आप तैयार कीजिएगा। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। हमने एयरक्राफ्ट की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया और अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलने की बात कर रहे हैं। और आपका एंगल क्योंकि वर्टिकल से है तो इस केस में हमारा v cos थीटा न होकर के v sin थीटा हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम दोनों, ये बॉडी ऐसे जाएगी एयरक्राफ्ट की गन, और अब आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें, उसमें हमने क्या किया, कितना डिस्टेंस चलना है। एयरक्राफ्ट ने 200 इंटू टी और
बुलेट ने चलना है 600 साइन थीटा इंटू टी। साइन थीटा मैंने क्यों लिया, याद रखिएगा, इसमें एंगल फ्रॉम वर्टिकल है, तो साइन थीटा 1/3 आ गया, और आप डायग्राम में भी देख सकते हैं हमने एंगल 1/3 लिया है। तो पहली कंडीशन तो यह है एंगल 1/3 होना चाहिए, तभी वो मिल सकता है, तभी उसको अटैक कर सकता है। लेकिन साथ में एक चीज और है कि वो अटैक करे या जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर दूसरा पार्ट उसने देखिए पूछा है कितनी हाइट पर उसको फ्लाई कराया जाए कि एयरक्राफ्ट बच जाए। तो अगर आपकी इस बुलेट की मैक्सिमम हाइट से ऊपर हवाई जहाज चला गया तो उसको टच नहीं कर पाएगा। यहां पर मैंने इसका डायग्राम यहां तक बनाया, ये भी पॉसिबल है इसको क्रॉस कर दो, ये भी पॉसिबल है यहीं से नीचे गिर जाए, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। अभी हमने इन दोनों चीजों को स्टडी करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम इसकी मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश करेंगे और हम ये देखेंगे एयरक्राफ्ट की हाइट इसके मैक्सिमम से ज्यादा होनी चाहिए। तो आइए हाइट का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। हाइट का फॉर्मूला हमारे पास v² sin² थीटा अपॉन 2g है, लेकिन यहां फिर याद रखिएगा यहां पर क्या था, थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल है, और अगर आपको थीटा फ्रॉम वर्टिकल करना है एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो आपको cos² लगाना पड़ेगा। तो आइए cos² थीटा हमने निकाल लिया, sin² थीटा मुझे मालूम है, cos² थीटा मैंने निकाल लिया, और उसकी वैल्यू को मैंने v² cos² थीटा अपॉन 2g में सब्स्टिट्यूट कर दिया। v तुम्हारे को मालूम है, v हमारे पास 600 है, cos² थीटा मेरे पास 8/9 है, टू ग्रेविटी मुझे 10 दी गई है, तो मैंने सारी वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है, और यहां पर हमारा थीटा फ्रॉम वर्टिकल हो चुका है और इसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी, और मेरी वैल्यू 16326 16,000 मीटर आई। और अभी ये जहाज तो 1500 मीटर पर है, इसका मतलब जहाज को ये टकरा जाएगा, टच कर जाएगा। तो हमारे लिए क्या जरूरी है, इस बात को समझे, अगर एयरक्राफ्ट को आप 1.6 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर चलाएंगे, मतलब 1.63 से, एक्चुअली टू बी वेरी प्रिसाइज 1.63 से और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहां पर जी को 9.8 ले लिया, मैंने जी को ये 10 नहीं लिया, 9.8। तो अगर आप 10 लेंगे तो 1.64 के आसपास कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो 16,000 जो 16 किलोमीटर से ऊपर अगर आपका एयरक्राफ्ट चलता है तो वो हर हालत में एयरक्राफ्ट इज सेव्ड। तो क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल था, वन डायमेंशन में आपने किसी बॉडी को मिलने के लिए सेम टाइम पर दोनों के एक डिस्टेंस होता था, लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेट वाइज आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इक्वेट करने जो हमने किए। हमने वर्टिकल को इक्वेट इस बार किया ही नहीं, क्योंकि पहले पार्ट में उसे सिर्फ थीटा पूछा था, तो थीटा अगर साइन थीटा 1/3 नहीं होगा तो कुछ भी आप कर लीजिए उसको नहीं मिल पाएगा। लेकिन वर्टिकल में टच करने के लिए कंडीशन ये है कि इसको मिल जाएगा, तो उस केस में हमारे को यह था कि मैक्सिमम हाइट से ज्यादा अगर हाइट पर आप एयरक्राफ्ट को ले आते हैं तो एयरक्राफ्ट इज सफिशिएंटली सेफ देयर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अब समझ आ गया होगा। तो आइए इसके अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगेन आराम से 4.31 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़ लीजिए आप। चलिए, आई बिलीव आपने पढ़ लिया होगा। अब यहां पर क्या है, साइकिलिस्ट है, उसकी स्पीड आपको दे रखी है, और वो कहता है 80 मीटर के रेडियस पर उससे टर्न करना है। तो ठीक है, आप इससे पहले क्वेश्चंस में भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं v²/r या ω²r से। लेकिन इसमें एक चीज और करी, देखिए क्या लिखा है, रिड्यूसेस हिज स्पीड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। अब 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड का मतलब हुआ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया, लेकिन ये क्या कर रहा है, स्पीड को बदल रहा है। अब अगर आप थोड़ा सा याद करें, डायरेक्शन को बदलने वाले एक्सेलरेशन का नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और
जो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड को बदल रहा है उसके एक्सेलरेशन का नाम है टेंजेंशियल। तो इसमें दोनों एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल वाला भी है और सेंट्रीपिटल वाला भी है, हमें दोनों निकालना है। लेकिन अगेन क्वेश्चन देखते पहली चीज मेरे पास, क्योंकि वेलोसिटी 27 किलोमीटर पर आवर है और मुझे वेलोसिटी वो मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो पहला काम तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे। सर्कुलर मोशन में हमने लगाया, देखिए ये 27 किलोमीटर पर आवर को मैंने निकाल लिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और आंसर मेरा आ चुका है 15/2। अब मैंने निकालना है ये जो एक्सेलरेशन आपके सामने एरो बना है ये किसका है, सेंट्रीपिटल का, इसलिए इसकी वैल्यू v²/r है। आइए तो ए आर इज सेंट्रीपिटल कहिए या रेडियल कहिए, दैट इज v²/r। इसकी मैंने वैल्यू निकाल ली और मेरे पास वैल्यू आ गई 45/64। अब हम चलेंगे इसके बाद अगले स्टेप पे, जिसमें हमने अब ये जो ग्रीन एरो आपको नजर आया है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है आप उसको देखिए। टेंजेंशियल इज 0.5, उसने दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, तो बेसिकली 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए नेट निकालने का मतलब क्या है, दोनों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को लेकर के स्क्वायर करके ऐड करना, उसका स्क्वायर रूट लेना है, ये स्टैंडर्ड मेथड है, वही हम करेंगे। नेट इज AR² प्लस AT², दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ये 45/64 की वैल्यू रफली 0.7 के करीब आती है, तो मैंने उसका वैल्यू निकाल ली है और उसका रूट निकाल के 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको लिखा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। यदि कहीं पर आपको स्पेसिफिकली मैग्नीट्यूड बोलेगा तो हमारा आंसर यहां कंप्लीट है। डायरेक्शन, लेकिन अगर सिर्फ एक्सेलरेशन बोलेगा तो मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी है। एक बात याद रखिए, जब जब आपके क्वेश्चन का आंसर वेक्टर है, बाय डिफॉल्ट अनलेस वो मना करे आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना है। अब मेरे को डायरेक्शन भी बतानी है, मतलब मेरे को एंगल बताना है इसका हॉरिजॉन्टल से। आइए तो tan थीटा क्या बनेगा, AT/AR, इसका मतलब ये एंगल रेडियल वेक्टर से बनेगा 0.5 और 0.7। आइए इससे थीटा निकालते हैं, थीटा कितना है, tan इनवर्स 5/7 विच इज इक्वल टू 35.6। इसका मतलब ये एंगल कहां से है, ये एंगल है आपने निकाला AT/AR, तो ये आपका वर्टिकल था, इसका मतलब आपका रेडियस से ये एंगल है। यदि आप एंगल निकालना चाहोगे वेलोसिटी वेक्टर से तो 90 - 35 हो जाएगा 54.45 के आसपास वो आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया आंसर में अगर आपसे पूछा गया वेक्टर तो आपने बताना तो दोनों है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन बताना आपके हाथ में है। आप वेलोसिटी फ्रॉम वेलोसिटी वेक्टर से एंगल बता सकते हैं और फ्रॉम रेडियस से वैसे बता सकते हैं, दोनों में से जो आप बताएंगे दोनों ठीक होगा, अनलेस वो आपको बोलता है कि एंगल रेडियस से बताइए तो अलग बात है। चलिए आई प्रिज्यूम आपको भी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही हमारा इस सीरीज में, न्यूमेरिकल की सीरीज में, एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर के ये मोशन इन वन डायमेंशन विच इज द 4th चैप्टर एज पर एनसीईआरटी, इसके क्वेश्चन अब खत्म होते हैं। इसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के साथ। आई होप ये आपको समझ आए होंगे, इसको यूज करें, फ्रेंड्स को बताइए यूज करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।